भारत की सियासत में पहली बार मुस्लिम वोटों पर मार मची हुई है। दरअसल अब तक यह माना जाता था कि जो भी बीजेपी को हरा सकता है मुसलमान उसका वोट बन जाएगा, लेकिन अब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है। मुसलमान वोटों के कई दावेदार इलेक्शन मार्केट में आ गए हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियों से मुसलमान दूर होते जा रहे हैं। ओवैसी और इस्लामी पार्टी जैसे दलों को वोट मिल रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस अब किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। उन्हें आरक्षण का सपना दिखा रही है, लेकिन क्या इससे मुसलमान फिर से कांग्रेस की तरफ जाएगा या ओवैसी जैसे आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले अब आगे आ जाएंगे? देश की मौजूदा मुस्लिम सियासत को आप इस रिपोर्ट से समझिए। ये 2 रुपये है। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं। लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है। मैं जानता हूं तेरे को। डालू तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपये को। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना। असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, लेकिन कहाँ दिया है? मियाँ का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठी। आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटाने का इनका जो रिवाज है, मिजाज है, समय समय पर दिखाई पड़ता रहता है। आसाम में मियाँ 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 मियाँ, बंगाल में मुसलमान 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 मुसलमान, यूपी में सर 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 सर, तेलंगाना आरक्षण 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 आरक्षण। मियाँ हो मुसलमान या फिर SIR या आरक्षण, हर जगह हो रहा है मुस्लिम वोट के लिए रण। कुछ साल पहले तक मुस्लिम वोट बैंक की जो थ्योरी थी वो अब ध्वस्त हो चुकी है। मुसलमानों ने किसी एक सेकुलर पार्टी या अलायंस का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया है। हर राज्य में उसका वोटिंग पैटर्न पार्टियों के हिसाब से चेंज हो रहा है और उससे उन दलों में खलबली मची है जो अब तक मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट बैंक समझते थे। अब मुसलमान अपनी वोट की कीमत वसूल रहा है और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दिख रहा है तेलंगाना में। तेलंगाना में 11 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक तेलंगाना में 123 शहरी स्थानीय निकायों के 2996 वार्डों यानी 7 नगर निगमों के 414 वार्डों और 116 नगर पालिकाओं के 2582 वार्डों के लिए वोटिंग होनी है। रिजल्ट 13 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। हर पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, भारत राष्ट्र समिति, AIMIM या फिर वामपंथी दल। इनमें से बीजेपी को छोड़कर बाकी सब पार्टियों की नजर मुसलमान वोटों पर है। तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी करीब 13% है और इन 13% मुसलमानों को अपनी तरफ लुभाने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुसलमानों का वोट जीतने की होड़ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सबसे आगे चल रहे हैं। मुसलमानों की एक रैली में रेवंत रेड्डी ने डिटेल में बताया कि उनकी सरकार ने मुसलमानों को सत्ता में साझेदारी देने के लिए किस तरह आउट ऑफ द वे जाकर काम किया है। जो नेता विधायक नहीं है उसे भी मुख्यमंत्री बना दिया। रेवंत रेड्डी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अगर कोई उन्हें रेवंतुद्दीन भी कहेगा तो वो बुरा नहीं मानेंगे। मुसलमानों के और 4% जो रिजर्वेशन हमने दिया, 4% रिजर्वेशन बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मुसलमानों को जो जो जब जब जरूरत है सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश को राष्ट्रपति मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 7 मुख्यमंत्रियों को इस देश में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बनाया। मेरा कैबिनेट में शब्बीर भाई को मंत्री बनाने के लिए निजामाबाद अर्बन चुनाव में हम चुनाव लड़वाए। मैं कामारेड्डी, मेरे लिए शब्बीर भाई ने कुर्सी छोड़ा था कामारेड्डी असेंबली में, मगर हम केसीआर को हराए, हम नहीं जीत सका। आप लोग शब्बीर भाई को नहीं जिताया, फिर भी मुसलमानों को मंत्री बनाने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को बिना MLA बिना MLC हम मंत्री बनाए। कल परसों हम उनको भी MLC बनाने वाले हैं।
इसीलिए इतने सारे 8 मुसलमान माइनॉरिटियों को हम लोग कारपोरेशन चेयरमैन बनाए। मतलब ये सरकार में बराबर मुस्लिम माइनॉरिटी को हिस्सा दे दिए, उनका हक है, उन लोगों का हक उनको पहुंचा दिए। इसीलिए आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है, मैं इसको अच्छी तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपना नाम तक बदलने को तैयार हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर राज्यों में मुसलमान अब कांग्रेस से छिटकते जा रहे हैं। खुद कांग्रेस से ही राशिद अल्वी समेत पार्टी के कई नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अब खुलकर मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोलती, मुसलमानों का साथ नहीं देती। कांग्रेस को मुसलमानों ने सबसे ताजा झटका दिया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पिछले महीने हुए स्थानीय निकाय चुनाव में मुसलमान वोट उन पार्टियों के साथ मिल गया जिसकी रहनुमाई मुस्लिम लीडर कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने महाराष्ट्र में करीब 114 वार्ड में जीत हासिल की। BMC में भी AIMIM के पार्षदों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई। ज्यादातर जगह मुसलमान वोट मुस्लिम पार्टियों के साथ गया, बाकी जगह कथित सेकुलर पार्टियों में बटा। कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका मालेगांव का रिजल्ट देखकर लगा। मालेगांव में 2 ही साल पहले बनी इस्लाम पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की, 35 सीट पर जीत हासिल की। खास बात यह है कि शनिवार यानी 7 फरवरी को ही मालेगांव में इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो शेख मेयर चुनी गई। कांग्रेस को भी नसरीन का सपोर्ट करना पड़ा। मालेगांव में कांग्रेस को 2 साल पहले बनी इस्लाम पार्टी का पिछलग्गू कहना पड़ा और जैसा ओवैसी चाहते थे वैसे ही यहां हिजाब और बुर्का पहनने वाली मेयर बनी। कांग्रेस को डर है कि कहीं ऐसी स्थिति तेलंगाना के नगर निगम चुनाव में ना बन जाए, इसलिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आजकल वो अपना ज्यादा वक्त मुसलमानों के जलसे में बिता रहे हैं। कांग्रेस ही मुसलमानों की हितैषी पार्टी है, ये भरोसा दिलाने के लिए रेवंत रेड्डी हैदराबाद में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रोग्राम में गए। यहाँ भी उन्होंने मुसलमान आरक्षण की बात की और कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाकर रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना नाम लिए ओवैसी पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग मुसलमानों का लीडर होने का दावा कर मुसलमानों को ही धोखा देते हैं। 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में। वो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक ही पूछ रहा है कि भाई हिस्सा कहाँ है, अब गिने क्या, गिनती किए क्या। इसीलिए हम लोग जो सर्वे किए, सिपेक सर्वे, माइनॉरिटी का पूरा बराबर हिस्सा करके जितने लोग हैं हिसाब करके हम लोग तैयार किए। आगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 4% रिजर्वेशन का मसला आएंगे, ये कागज ले जाकर ये हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4% रिजर्वेशन परमानेंट हो जाएंगे। जो नफरत फैलाने वाले का तो अपने को पता है, वो सामने खुल के दिख रहा है, खुल के बोल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। जो आदमी मुखौटा डालकर अपने को जो धोखा दे रहा है, धोखेबाजियों को पहचानो, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, धोखेबाजों को पहचानना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख। ऐसे लोगों बहुत खतरनाक होते उन लोगों से भी, क्योंकि जो पहचान सकते हैं वो दुश्मन को हम मुकाबला कर सकते हैं, जो नहीं पहचानते वो दुश्मन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। रेवंत रेड्डी ने किसी का नाम लिए बिना धोखेबाज कहा, लेकिन मैसेज जहां तक पहुंचना था पहुंच गया। ओवैसी समझ गए कि टारगेट पर वही है। दरअसल ओवैसी आजकल चुनाव प्रचार के दौरान घर घर घूमकर मुसलमानों को यह समझा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की नीतियां एक जैसी हैं। ये पार्टियां मुसलमानों को सत्ता में साझेदारी नहीं देती। लेकिन जब रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को 4% आरक्षण वाली चाल चली, तो ओवैसी ने कहा कि आरक्षण के लॉलीपॉप में फंसकर कांग्रेस को वोट देना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और ये बीजेपी कांग्रेस वालों, याद रखो, तुम्हारी ये लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब। 2026 लव स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी इन भैंसा। कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे?
दुश्मनी इसलिए है कि मजलूमों को लीडर बना रही है मजलिस। दुश्मनी क्यों है कि नहीं देखना चाहते ऊंची कुर्सी पर। दुश्मनी क्यों है कि हम इसके सामने ठहरेंगे, ये हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगा पैर पे पैर डालकर। यही नफरत है। ये हमको ये चाहते हैं कि हम इनके सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर बात करें। सालार ने हमको ये मिजाज दिया कि कुर्सी भी हमारी होगी, हम बैठेंगे कुर्सी पर, पैर पे पैर डालकर तेरी आंख में आंख डालकर बोलेंगे ये काम तेरे को करना पड़ेगा। ओवैसी जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के वोटों को अपनी पार्टी की तरफ मोड़ रहे हैं, उससे कुछ मुस्लिम तंजीमें भी परेशान हैं। ओवैसी और जमीयत के बीच नहीं बनती। यही वजह है कि जमीयत के नेता कह रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जिस तरह मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात कही है, उसके बाद मुस्लिम समाज को कांग्रेस के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मुसलमानों को सब्जबाग दिखा रही है, क्योंकि संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आज के माहौल में तो ये गर्म आंधी के बीच में एक ठंडा झोंका समझते हैं। तो कहाँ जो है जैसा नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसमें उन्होंने ये बात कही है अच्छी, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। ये उनका इस सिलसिले में बहुत अच्छा रोल रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट का, आंध्रा गवर्नमेंट का, और इसे जारी होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो है मुसलमानों का जो पिछड़पन है, उसे देखते हुए हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है कि जो लोग वाकई ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद होनी चाहिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस बार से जो भी इसका समर्थन करता है, सपोर्ट करता है या उसको लागू करने की कोशिश करता है, हम उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं। रेवंत रेड्डी जी का अभी बहुचर्चित, सुविख्यात और कुख्यात बयान आ चुका है जुबली हिल्स चुनाव में कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तो अब तेलंगाना से केरल जाते जाते कांग्रेस ने एक कदम आगे किया और कहा अब तो जमात मतलब मुसलमान, जमात की ताकत मतलब कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस की ताकत मतलब जमात की ताकत। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके बोला था, आप सबको याद हो, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। इसी टोन एंड टेनर में बोला था, इसी तेवर और भाव भंगिमा में बोला था। तो मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट अबाउट जमात इस्लामी? कांग्रेस को आगाह भी करना चाहता हूं, जमात के साथ के खेल में बहुत बड़ी बड़ी करामात होती हैं। बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है, बांग्लादेश में जमात इस्लामी, फिर बोल दूं ये सब जमात इस्लामी एक ही जमात इस्लामी से निकले हुए हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने, बीएनपी ने 2001 में गठबंधन किया था जमात इस्लामी के साथ और उनको लेजिटिमेसी दी थी, उनको कैबिनेट में स्थान दिया था। आज जमात इस्लामी सबसे बड़ी चुनौती है बीएनपी के लिए। तो कांग्रेस को कान खोल के समझना चाहिए। मुसलमान वोटों के लिए एक जंग साउथ इंडिया में हो रही है, तो एक राजनीतिक बिसात सुदूर पूर्वोत्तर के असम में भी बिछ रही है। असम में भी अगले 2 महीनों में चुनाव होने हैं, इसलिए यहाँ भी सियासी पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। इस बार वार हुआ है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। हालांकि ओवैसी की पार्टी अभी तक असम में चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ वो अब हो सकता है। असम में मुसलमान मतदाताओं की संख्या करीब 35% है। असम का मुस्लिम वोट अब तक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच में बढ़ता रहा है, लेकिन अब ओवैसी अपने लिए मौका देख रहे हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी का सफल सियासी सफर जारी है। अब उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बंगाल में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से बगावत कर जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। बंगाल से असम की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में ओवैसी अब असम की सियासत में भी एंट्री करना चाह रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ओवैसी की पार्टी को जिस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनावी सफलता मिल रही है, उससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। असल में मुसलमानों की बड़ी तादाद को देखते हुए ओवैसी ने अभी से उनके मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बार उन्होंने निशाना साधा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर। ओवैसी ने कहा कि हिमंता जिस तरह मुसलमानों को मियां मियां कहकर डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, उसका विरोध किया जाना बहुत जरूरी है।
ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कोई दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को। डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को? बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। ओवैसी ने तेलंगाना से चैलेंज दिया तो उनकी आवाज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने भी जवाब दिया, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। असम में मार्च या अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करने में जुटे हैं। हिमंता कह रहे हैं कि उन्हें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब सभी चुनावी राज्यों में SIR हो रहा है तो असम में क्यों नहीं करवाया जा रहा है? बिना SIR के एक खास समुदाय के लोगों को घुसपैठिया क्यों कहा जा रहा है? विपक्ष का आरोप है कि SIR के सहारे मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। पहले ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया था, अब यूपी में अखिलेश यादव भी इस आरोप को दोहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत आपत्ति और दावा पेश करने का समय 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 6 मार्च तक वोट कटवाए और जुड़वाए जा सकेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फॉर्म 7 के सहारे बीजेपी नेता मुसलमानों के वोट कटवा रहे हैं। जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है, तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है जिसमें PDA है और मुस्लिम मतदाता है। अखिलेश यादव को भी ओवैसी का डर सता रहा है। हालांकि AIMIM ने पिछली बार भी यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ओवैसी भी यूपी के मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने भी SIR के जरिए मुसलमानों के वोट काटे जाने का आरोप लगाया। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी भी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को साइड लाइन किया जा रहा है। अरशद मदनी ने लिखा कि नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। नेपाल में भी इसी तरह की विचारधारा रखने वालों ने हिंदू राष्ट्र स्थापित किया था, लेकिन वो व्यवस्था खत्म हो गई। सांप्रदायिक तत्वों की देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई भी साजिश सफल नहीं हो पाएगी।
सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए जमीयत उलेमाए हिंद अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रखेगी। सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमान दोनों को मिटाने के प्रयास में हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि इस्लाम का ये चिराग कभी बुझ नहीं सकता। जिस समय मौलाना अरशद मदनी भारत के मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र का डर दिखा रहे थे, सेकुलरिज्म खत्म होने का झूठा खौफ पैदा कर रहे थे, उस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में प्रबुद्ध लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि भारत में सेकुलरिज्म इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बहुसंख्यक देश है। हमने अपने आप को सबका राष्ट्र घोषित किया क्योंकि हम हिंदू हैं। यही गलती हो गई ऐसा कहने वाले लोग भी है, लेकिन ये हुआ है उसका कारण है हिंदू है वसुधैव कुटुंबकम के स्वभाव वाला। वो अपना संविधान ये एक तरह से धर्म का जो आचरण है उसका युगानुकूल रूप है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। लेकिन हम समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, संस्कृति के नाते एक है। उसको हम हिंदू कहते हैं। आप कहो ना कहो, लेकिन आप जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो समानार्थी है। आप भारतीय कहेंगे या हिंदवी कहेंगे, एक ही बात है। संघ प्रमुख भले ही कोई भी भरोसा दें, लेकिन इतना तय है कि वोटों के लिए अपना एजेंडा चलाने के लिए कुछ संगठन और सियासी दल मुसलमानों को हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का डर दिखाते रहेंगे। वैसे भी इस साल पश्चिम बंगाल, केरल और असम जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए कुछ नेता मुसलमानों को आरक्षण का झुनझुना थमा रहे हैं, तो कुछ हिंदू राष्ट्र का डर दिखा रहे हैं।